Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, we will cover the class 8th NCERT textbook. Today I will do the solution of history book. Let's start with chapter 3, ruling the countryside. The company become the Diwan. On August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. 1765 में जो मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द मुगल एम्परर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indian as witness. But in planning above, the event is shown as a majestic occasion. जो मतलब इवेंट को ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे मतलब बहुत बड़ा ओकेज़न हो, टेकिंग प्लेस इन ए ग्रांड सेटिंग, जैसे बहुत बड़ी ग्रांड ओकेज़न चल रहा हो, सेटिंग हो. द पेंटर वॉज कमीशनड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. और जो उनकी मेमोरी को बिल्कुल मतलब इतना बड़ा ओकेज़न बना के उनकी मेमोरी को रिकॉर्ड करना चाहता था. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. और जो दीवानी मिली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी, उसको मतलब ग्रांड वेलकम कर रहे थे. एज दीवानी द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरेटरी अंडर इट्स कंट्रोल. मतलब इसमें जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर टेरेटरी अंडर इट्स कंट्रोल, इनके दीवानी के अंदर ही कंट्रोल था पूरा. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ administering the land and organizing its revenue source. और इनका काम था कि मतलब कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और रेवेन्यू को मतलब कलेक्ट किया जाए. दिस हैड टू बी डन इन ए वे that could yield enough revenue to meet the growing expenses of company. और मतलब ये तो कंपनी को अपॉइंट किया तो कंपनी के बारे में ही सोचेंगे कि कैसे कंपनी को और ग्रो किया जाए रेवेन्यू कलेक्ट करके. द ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल्स व्हाट इट वांटेड. मतलब जो पहले तो जैसे कुछ खरीदना होता था तो फिर एज गोल्ड देते थे और भी चीज़ें मतलब से ट्रेड करते थे. लेकिन अभी तो कंपनी से ही कंपनी had also the ensure that could buy the product it needed, sell what it wanted. और मतलब कंपनी ही हर ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाए. रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी. रॉबर्ट क्लाइव है यहाँ पर फिगर में दे रखा है. एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूरल 1765. ओवर the years, the company also learned that it to be moved with some
Question: being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled to countryside and enjoyed the authority, and presting those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. मतलब यहाँ तो लोकल पावर चलता था, अब लोकल पावर भी अपोज करने लगा इनको, तो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. हाउ वॉज दिस टू बी डन? और ये था कि कैसे डन किया जाए इसको, कैसे पूरा कंट्रोल किया जाए. इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड. इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कंट्री कॉलोनाइज हो गई. ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स, रिफाइंड द राइट ऑफ पीपल एंड प्रोडक्ट द क्रॉप्स इट वांटेड. और जैसे जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती थी तो वो कैसे उसकी क्रॉप्स की. रेवेन्यू ऑफ कंपनी, द कंपनी हैड बिकम द दीवान, बट it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income, but was willing to set up any ruler system to assume assessment and collection. The effort was increase the revenue as much as could and buy fine cotton, silk, cloth and cheaply as possible. कंपनी जो मतलब बहुत सा रेवेन्यू कमाना चाहती थी, बट स्टिल इटसेल्फ प्राइमरली एज ट्रेडर इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू. इनको बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए था, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करें. विद इन 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर के बाद द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाई कंपनी इन बंगाल डबल्ड. मतलब जो 5 ईयर बाद वही जो सिल्क कॉटन ये सब डबल हो गए. बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. और कैसे गोल्ड से या सिल्वर से ही परचेज करते थे गुड्स. नाउ the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. अभी रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था बंगाल में, कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट, और गुड्स को खरीदते थे और एक्सपोर्ट करते थे. फिगर में है वीकली मार्केट मुर्शिदाबाद इन बंगाल. जो मुर्शिदाबाद में वीकली मार्केट लगता था उसकी फिगर दे रखा है. प्रेजेंट्स द artisans from rural areas regularly came to these weekly market huts to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during time economic crisis. Soon it was clear that बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस. और जो रेवेन्यू तो कलेक्ट हो नहीं रहा था जैसा इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो एक मतलब बड़े रिसेशन में चली गई, क्राइसिस में चली गई. artisans were deserting village since they were billed forced to sell their goods to the company at low price. Peasants were unable to pay the dues of were being demands from them. और जो कंपनी ने डिमांड कर रखी थी कि रेवेन्यू में इतना चाहिए, तो वो पे
जो फार्मर्स थे या फिर जो लोग थे वो पे नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, और प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगा। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, और कोलैप्स होने लगा, दिखाने लगा। देन इन 1770 ए ट्राइबल फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, और 1770 में ट्राइबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल में अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, जिससे पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन तो वाइप्ड आउट हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, could the company be certain of its revenue incomes? Most company officials began to feel the investment in land had to be increased and agriculture had to be improved, और agriculture को improve करना चाहते थे। How was this to be done, और कैसे ही करें? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। अब ये सब करने के बाद 1773 में एक परमानेंट कंपनी एक परमानेंट सेटलमेंट लाई। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, जो राजा और तालुकदार थे इनको एज जमींदार की तरह नहीं, इनको राजा एंड तालुकदार को जमींदार के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, जो जिनका काम था कि रेंट को कलेक्ट करना, द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी में वो रेवेन्यू को पे करना। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड, इसमें ये था कि जो अमाउंट पे करना था वो बिल्कुल फिक्स था पर मंथली। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड, जो कि बढ़ने वाला नहीं था इवर इन फ्यूचर में। इट was felt that this would ensure a regular flow in revenue into the company's coffer, and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land, since the revenue demanded of state would not be increased। रेवेन्यू तो बढ़ना नहीं था। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोटेक्शन फ्रॉम द लैंड, और इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कराया जिसमें से प्रोटेक्शन भी इम्प्रूव हुआ, और ऐसे ही बेनिफिट बहुत सारा बेनिफिट कमाने लगे। द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड द प्रॉब्लम, जो परमानेंट सेटलमेंट है ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करने लगा। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, जिससे जो रेवेन्यू जमींदार राजास वगैरह जो होते बीच के मिडिल के लोग थे, वो जो रेवेन्यू आता था को अपना जेब भरते थे, जिससे एक्चुअल इम्प्रूवमेंट जो उसमें एग्रीकल्चर में नहीं हो पाती थी। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड, जिसका रेवेन्यू तो फिक्स ही था, वॉज सो हाई दैट द जमींदार फाउंडेड इट डिफ़िकल्ट टू पे, इतना हाई जो रेवेन्यू था इतना हाई कर दिया कि जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जमींदार पे नहीं कर पा रहे थे।
anyone who failed to pay, अगर कोई पे नहीं कर पाता है रेवेन्यू, लॉस हिज जमींदारी, उसकी तो पहले तो जमींदारी चली जाती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा उन पर एक्शन लिया जाता था। बाय द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड, पहले डिकेड में 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में सिचुएशन चेंज हो गई। द प्राइस इन द मार्केट रॉस एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, प्राइस तो बढ़ गया और कल्टीवेशन भी बढ़ गया। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स, ये मतलब फिर जमींदार की इनकम इंक्रीज होने लगी, बट नो गेन फॉर द कंपनी, जमींदार की तो इनकम इंक्रीज हो गई लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनका तो रेवेन्यू फिक्स था। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, जिसके कारण जमींदार वगैरह थे जो लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। सम हैड लॉस्ट दियर लैंड, कुछ तो अपनी लैंड भी लॉस कर दे रहे थे। द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग without the trouble and risk of the investment. As long as जमींदार could give out the land tenants and get rent, अब जो जमींदार थे लैंड को टेनेंट एंड गेट रेंट, और रेंट पर भी देने लगे। दे वर नो इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लैंड को इम्प्रूव किया जाए। सोर्स देख लेते हैं। कोल रूक ऑन बंगाल riots. In many villages of Bengal, some of the powerful riots did not cultivate, but interested gave out their lands to others, the under tenant, taking from them very high rents. In 1806, St. Colebrook described the condition of these under tenants in Bengal. The under tenants, depressed by an excessive rent in kind and by an unusurious returns of the cattle, seeds, and substance advanced to them, can never extricate themselves from debt. In so subjects a state, they cannot labor in spirit while they earn a scanty substances without hope of bettering their situation. On the other hand, in villagers, the cultivator founded the system extremely oppressive. The rent he paid the zamindars was high and his right on the land was increased, और हाई रेट पर देते थे, और उसके जो उनके लॉ बना रखे थे राइट्स, तो वो बढ़ते जाए, इनसिक्योर थे टू पे द रेंट, ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और जिसके लिए वो मतलब पे करने के लिए मनी लेंडर से मनी भी
उधार कर लेते थे, लोन ले लेते थे. एंड व्हेन ही फेल टू पे रेंट ही वॉज evicted from the land and cultivated for the generation. A new system is devised by the early 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब एक और सिस्टम को चेंज किया. हाउ कुड रिवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली. कोई रिवेन्यू परमानेंटली कैसे फिक्स हो सकता है. एट ए टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड द मोर मनी. और ऐसे समय जब कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए. टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. एक्टिविटी है. हाउ डू थिंक कोलब्रुक इज कनेक्टेड विद द conditions of the under riots in Bengal. Read the preceding pages and suggest possible reason. In the northwest provinces of Bengal presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Moxie devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was important social institution in North Indian society and needed to be preserved. जो विलेज है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है और इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. अंडर हिज डायरेक्शन द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. जिसमें कलेक्टर्स हैं विलेज टू विलेज जाएंगे इंस्पेक्टिंग द लैंड और लैंड की इंस्पेक्ट करेंगे. मेजरिंग द फील्ड को मेजर करते रहेंगे समय से. और रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स डिफरेंट ग्रुप. और रिकॉर्ड करते रहेंगे कस्टम्स एंड डिफरेंट ग्रुप. एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it the company was given to the village headman rather than the jamidar. This system came to be known as महालवारी सेटलमेंट. इस सिस्टम को महालवारी सेटलमेंट के नाम से जाना गया. इसमें जो जमींदार था जमींदार को हटा के विलेज के हेडमैन को एक मेन बना दिया गया. द मुनरो सिस्टम. इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the Rayatwari. It was tried a small scale by the Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान के साथ वॉर के बाद इसको कंपनी में शामिल कर लिया गया. Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended over the South India. महल क्या होता है इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स
Mahal is revenue state which may be a village or a group of villages. Read the Monroe felt that in the south there were not traditional jamidars. The settlement they argued had to be made directly with the cultivators, Rayat, who had tilled the land generations. Their field had to be carefully and especially survived before the revenue assessment was made. Monroe, though that the British should act as paternal father figure protecting the Rayat under their charges. All was not well. सारा कुछ तो सही नहीं था. विद इन ए फ्यू ईयर आफ्टर ए न्यू सिस्टम, कुछ न्यू सिस्टम के आने के कुछ साल बाद वर इम्पोज्ड, इनको इम्पोज कर दिया गया. इट वॉज क्लियर दैट ऑल ऑल वॉज all was not well with them, driven by the desire to increase the income from land. Revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. रैयत फील्ड वर countryside. मतलब जो अब इतना हाई रेवेन्यू डिमांड कर दिया गया और नहीं पे कर पाते थे तो उनकी फील्ड को कंपनी में मिला लिया जाता था. एंड विलेज बिकम deserted in many organizations. Optimistic official had imagined that the new system would transform the peasant into rich interesting farmers, but this did not happen. फिगर में है थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास 1819 से 26. अभी पढ़ेंगे crops of Europe. The British also realized that countryside that not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. मतलब जो यूरोप को रिक्वायर्ड है वही क्रॉप्स क्यों ना कराई जाए. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. मतलब जो यूरोप को चाहिए था जिसे ओपियम और इंडिगो, इसके कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर दिया गया. इन द century and a half that followed, the British pursued or forced cultivators in various parts of इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि ज़बरदस्ती ये क्रॉप करो. जूट इन बंगाल, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. हाउ वॉज दिस डन, कैसे हो पा रहा था. द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन क्रॉप्स दे नीडेड. जो मतलब उनको नीडेड होती थी वो मेथड दिए जाते थे. लेट्स अस टेक ए क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन such crops, one such method of productions.
डज द कलर हैव ए हिस्ट्री, मतलब जो कलर हैं इनकी कुछ हिस्ट्री है। 5 and 6 टू images and of cotton prints. The image of the felt figure 5 shows the kalamkari print created by the weavers of the Andhra Pradesh in India. On the right, on the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing common in the, इसमें फिगर 5 में कलमकारी कलमकारी प्रिंट 12th सेंचुरी की है, और जो फिगर 6 में दे रखा है मॉरिस कॉटन प्रिंट है, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड की। नेक्स्ट है टू प्रिंट्स बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर, दोनों रिच ब्लू कलर से बने, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इंडिगो कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड, क्या पता है कि कलर कैसे बने। द ब्लू दैट यू सी these prints was produced from a plant called indigo, मतलब जो इंडिगो के प्लांट को यूज़ किया जाने लगा है इसके कलर को निकालने के लिए। इट इज़ ए लाइकली दैट द ब्लू डाई used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from the indigo plant cultivated in India, जो इंडिगो प्लांट से मतलब जो मिलती थी वो इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं था। फॉर द इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट टाइम, इस समय पर इंडिगो का बिगेस्ट सप्लायर है इंडिया। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों है। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स, जो इंडिगो प्लांट है प्राइमरली ट्रॉपिक्स प्लेस में होती है। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो was being used to cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. However, only a small amount of Indian indigo reaches the यूरोप मार्केट, कैसे जो स्मॉल इंडियंस थी ये इतने बड़े यूरोप की मार्केट में कैसे पहुँची। एंड इट्स प्राइस वॉज हाई, और इसका प्राइस हाई कैसे हो गया। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स कॉल्ड वुड, जैसे ये प्लांट था वैसे ही एक और प्लांट वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू, जिससे वायलेट और ब्लू बना सकते थे। बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वुड वॉज मोर इजली अनेबल इन यूरोप वुड वॉज इजली अवेलेबल इन यूरोप, जो कि ये अवेलेबल थे यूरोप में, इसीलिए यूरोप में यूज़ किया जाते थे। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन द पार्ट ऑफ जर्मनी हैड ब्रिटेन वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, जो इंडिगो को एक अच्छे से कंपटीशन दे रहे थे। वुड प्रोड्यूस इन यूरोप pressurized their government to ban the import of indigo, जिसमें इंडिगो के इंपोर्ट को भी बैन किया गया यूरोप में। नेक्स्ट है क्लॉथ ड्राइज हाउ यू आर परफॉर्म इंडिगो एज ए डाई, और जो क्लॉथ है
cloth uh, dye, dyers however perform the indigo इन ए डाई। मतलब एक डाई में जो इंडिगो को कैसे परफॉर्म करता है, इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर, इंडिगो से बिल्कुल ब्लू कलर आता है। वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंडल, जिसमें से हल्का ब्लू आता है। बाई द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर persuaded their government to relax the ban on indigo import. The France being cultivating indigo in the St. Domingo in the Caribbean Caribbean Iceland and Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in the Venezuela. Indigo plantation also come up in many parts of North America. By the end of 18th century, the demand for the Indian indigo grew further. और इंडियन इंडिगो थी, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, इट एग्जिस्टेंस सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट, इसकी सप्लाई होती रही। Indies and America collapsed for a variety of reason. जो इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स होने लगे फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन से बिटवीन 1783 से एंड 1789। द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड fell by half. Cotton dryers in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. From where could this indigo be produced? ये indigo कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? Britain turns to India, faced with the rising demand for indigo in Europe. The company in India looked for a way to expand the area under indigo cultivation. फिगर दे रखा है द स्लेव रिवॉल्ट इन एस टी डोमेनिगो अगस्त 1791, पेंटिंग बाय द जनररी सहोदुल्स्की। स्लेव क्या होता है? ए पर्सन हु इज ऑन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ऑनर। ए स्लेव ऑनर हैड नो फ्रीडम एंड it compelled to work for a master. From the last decades of 19th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. और जो बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन रैपिडली बढ़ता रहा। बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और बंगाल का जो इंडिगो था पूरी वर्ल्ड की मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो imported into Britain was from India. 1788 में 30% जो ब्रिटेन में इंडिगो जा रहा था वो इंडिया से जा रहा था। बाई द 1810 द proportion had gone up 95%. As the indigo
Indigo trade grew. Commercial agent and official of the company began investing in the indigo production over the year. Many company officials left their jobs. अब अ, बहुत सारे जो वर्कर्स थे अपनी जॉब छोड़ रहे थे टू लुक आफ्टर दियर इंडिगो बिजनेसेस attracted by the attracted by the prospect of high profiles. Numerous Scotsmen had Englishmen came to India and become planners और इंडिया आया और planters बना. Those who had no money to produce indigo, जिसके पास इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए पैसे नहीं है, गेट लोन ले सकता है फ्रॉम कंपनी एंड द बैंक हेड वर कमिंग अप एट टाइम. हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? देयर वॉज टू मेन सिस्टम दैट इंडिगो कल्टिवेटेड निज एंड रायती रैयत निज एंड रैयत. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. जो directly controlled था, he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by the directly employing hired laborers. प्रॉब्लम विथ निज कल्टिवेशन. जो निज कल्टिवेशन हो रहा था इसके साथ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निज कल्टिवेशन. जो मतलब देख रहा था निज कल्टिवेशन में जो एरिया था इसको एक्सपेंड करना हार्ड था. इंडिगो हैड टू कल्टिवेटेड ओनली फर्टाइल. इंडिगो जो फर्टाइल लैंड होती थी उसी में ही कल्टिवेट हो पाती थी. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड पहले से ही था. ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप could be acquired. Planters need large area in compact block to cultivate. Indigo is plantation. Where could they get such land from? They attempt to increase the land around the indigo factory. The evict the peasants from the area, but this always led the conflicts and tensions. Nor was labor easy to mobilize. जो लेबर थो उनको मोबिलाइज करना easy ना तो easy था. A large plantation required a vast number of hands of operate. ना तो उनको कंट्रोल करने के लिए इतने हैंड थे. एंड लेबर वॉज नीडेड प्रेसली एट ए टाइम when peasants were usually busy with their rice cultivation. जिसमें राइस कल्टिवेशन करते थे. Niche cultivation on a large scale was also required to many plug and bullocks. मतलब जो निज की कल्टिवेशन किया जाता था also required many plug, मतलब अच्छे से जुता हुआ खेत होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी. एंड बुल से होना चाहिए. ऑन 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, जो 1 बीघा इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड टू फ्लक्स. दिस meant that planter with 1000 बीघाज would need 2000 plugs. Investing on purchase and maintenance of the plugs were a big problem. Nor could
supplies be air got from the peasant, since their plugs and bullocks were busy on their rice fields again exactly at the time that the indigo planters needed them. जो इंडिगो प्लांटर थे नीडेड देम, उनको जो ज़रूरत थी। टिल द लेट 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी गई, प्लानर planters were therefore reluctant to expand area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under the system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the Rayat system. इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत। रैयत में इंडिगो कैसे, इंडिगो ऑन लैंड कैसे उस लैंड में करते थे। अंडर द रैयत सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स टू रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पर देते थे कि अब आपको ये करना पड़ेगा। एट टाइम द produced the village headman to sign the contract on the behalf of rayats. Those who signed the contract got cash, जैसी जो भी सेंड करेगा contract got cash advantage from the plant at low rate of interest to produce indigo, but the loan committed the rayat to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provide the seed and the drill while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and logged after the crop. फिगर में वर्कर हार्वेस्टिंग इंडिगो अर्ली 19th सेंचुरी में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फिगर 9 में दिया है इंडिगो प्लांट बीइंग द बॉड फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। अब फील्ड से खेत से फैक्ट्री में कैसे ले जाते थे वो दिखा रखा है। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस, अब इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होता था। 10 फिगर 10 में दे रखा है एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, जहाँ इंडिगो की फील्ड थी उसी के जस्ट बगल में, उसी के नियर में इंडिगो फैक्ट्री होती थी। पेंटिंग बाय द विलियम सिम्पसन 1863, ये जो सीनरी पेंट की गई है विलियम सिम्पसन द्वारा 1863 में की गई। The indigo village was usually around the indigo factories owned by the plants, मतलब जो इंडिगो के विलेजर्स थे जो काम करने वाले थे उसी के आसपास रहने लगे। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट्स was taken to wets in the indigo factory. 3 or 4 wets were needed to manufacture the dye. The each vat had a separate functions. The leaf stripped of the indigo plant were first soaked in warm water. A wet as the formatting a steeper wet for several hours. When the plant formed, the liquid began to boil. The bubble now the
road. Now the road leaves taken out land as bitter wet. The solution of country continuously stirred, stirred and beaten with pedals. When the liquid gradually turns green, जब जैसे जो लिक्विड था ग्रीन होने लगता है, द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फाक, उनको सेपरेट करके एक फाल्क में रखा जाता है. मडी सेडिमेंट सेटल एट द bottom to wet and clear. Liquid rose to the surface. The liquid was drained off, and the sediment at indigo pulse transferred to another wet, और उसको उठा के फिर दूसरे वेट में रखा जाता है. एंड देन प्रेस्ड द ड्राई टू सेल, और फिर इसको सुखाकर बेचा जाता है. हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर आप लास्ट स्टेज देख सकते हो प्रोडक्शन का. वर्कर्स स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प्स दैट हैज बीन प्रेस्ड. ए mold in the background. You can see a workers carrying away the blocks for drawings. यहाँ पर जो एक वर्कर है उसको दिखाया गया है. When the crops was delivered to planter after the harvest, a new loan was given to रैयत and cycle started over again. और यही साइकिल चलता रहता है कि लोन लिया, अपना लोन लेने के बाद उसको जो मतलब जो कल्टीवेशन करके फार्मिंग करके जो गेन किया, फिर उसके बाद लोन को दिया. फिर यही जो साइकिल है चलता रह रहा है. Present who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. The price to got for the indigo they produced was very low, and the cycle of loans never ended. There was other problems too, और यहाँ पर other problems भी थी. The planter usually insist the indigo be cultivated on best soil with the peasant performance, and to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots, जिनकी deep root होती, and it exchanged to soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. The Blue Rebellion. And after, in March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. वहाँ पर रुके थे इंडिगो ग्रो करने के लिए. At the rebellion, separated rayat refused to pay rents to help to the planter, and attack indigo factories armed with the sword and spears, bows and arrow. Women turned up to fight with pot, pan and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and Gomastas, agent of planters who came to collect rent, beaten up.
जो रेंट लेने आता था, रैयत रैयत sure they would no longer take advices to sow indigo nor build by planners Lathiels. The Lathi Lathi vendings straw men made by the planners. आगे देखा है, why did the indigo peasants decided to they would no longer remain silent? What gave them the power rebel? Clearly, the indigo system was intentionally oppressive, but those were who oppressed do not always rise up. Rebellion, they do not only at time. In 1859, the Indigo Rayat felt they had support of local जमींदार एंड विलेजर्स. इनको लोकल जमींदार और विलेजर्स का सपोर्ट मिला. हेडमैन इन दियर rebellion against the planter. In many villagers, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized to the indigo uh, peasants and fought pitched pitched battles with the Lathials in other place. Even the Jamidar went around village urging the riots to resist the planners. These Jamidars were unhappy. यही जो जमींदार थे unhappy थे with the increasing power of planter and angry being forced by the planners to give them land no longer leases. The indigo peasants also imagined that the British government would support in their struggle against the planter. After the revolt 1857, the British government was particularly worried about the possible of another popular rebellion. When the news spread the Simmings revolts in the Indigo districts. The lieutenant governor toured the region in winter 1859. The riots saw the tour as the sign government sympathy for the plinth. और ये सब tour as a sympathy था when in बरसात the magistrate Ashley Allen issued a notice starting the riot would not be compelled to accept indigo contracts. Would went around the Queen Victoria had declared that indigo needed to be shown. Eden was trying to placate the peasant and control and explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. As the rebellion separated intellectual from Calcutta rushed to be Indigo districts. They wrote the misery of Rayat, the tyranny of the planters, had the horror of the indigo stream. Worried by the rebellion, government brought in
bought in military protection planter from the assault, and it set up the Indigo Commissions to entire into the system. The Indigo Protections was commission held the planter guilt and criticized them. The uh, cor- Horseshoe method, the use with indigo cultivators, it it declared the indigo production was not profitable for Rayat. Commission Commission asked the Rayat fulfill their year exchange contract with, also told them they would refuse the refuse to produce indigo in future. नेक्स्ट है आफ्टर द रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोटेक्शन कोलैप्स इन बंगाल. जो इंडिगो प्रोटेक्शन था बंगाल में तो कोलैप्स हो चुका. बट द प्लांटर हाउ शिफ्टेड दियर ऑपरेशंस इन बिहार. और इसको बिहार में कैसे शिफ्ट किया विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डेज एट द लेट 19th century में. देयर बिजनेस वॉज severely affected, but yet they managed the expand protection. When the Mahatma Gandhi returned from the South Africa, a, a peasant from Bihar persuaded him a visit Champaran and the plight to the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visits in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planners. अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. पहला है रैयत, अभी पढ़ा. इसके लिए है पीजेंट, महल विलेज में, निज कल्टीवेशन ऑन प्लानर्स ऑन लैंड में, रायती कल्टीवेशन ऑन रैयत्स लैंड. नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ fill in the blanks as a group which would provide competitions to their earnings. Indigo. Second है the demand of indigo increased in late 18th century Britain because of the expansion of cotton production as a result of industrialization, which is turn create an enormous demand for the cloth dyes. The international demand for the indigo was affected by the discovery of synthetic dyes. Next है the Champaran movement was against the indigo planters. Next है describe the main features of the permanent settlement. Answer है in order to get the stable revenue income, most of the East India Company officials believed that investment in land had to be encouraged and agriculture had improved. Debates on how
This was to be done led the introduction of the permanent settlement in 1793. The aim of the settlement of was to ensure a regular flow of revenue for the company. As per settlement, Rajas and Talukdars were recognized as Zamindar. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, and it was not be increased even in future. The company believed that as the revenue amount was fixed, the jamidars would benefit by the investing in the land improvement, which would in turn lead to increased production. If the jamidars failed to pay the revenue, which they usually did, as the fixed revenue was high, they lost their jamidari. Next question है, how was Mahalwari system different from the permanent settlement? महावारी सेटलमेंट इसमें दे रखा है. महावारी सेटलमेंट devised by Holt Mackenzie came in the effect in 1822. The northwestern provinces of Bengal presidency. परमानेंट सेटलमेंट का देखिए, द permanent settle was introduced in 1793. The Lord Cornwallis. It was devised as an alternative to the permanent settlement. It was aimed at ensuring stable revenue for the East India Company. The village headmen were in charge of collecting revenue. The Rajas and Talukdar were in change of collecting revenue. The revenue amount was not fixed and was to be revised. The revenue amount was fixed was never to be increased in the future. नेक्स्ट देखते हैं, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अक्रॉस विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. Under the new Monroe system of fixing revenue, the revenue officials fixed two high revenue demands. This demand could not be met by the peasant. Consequently, the peasants filled the countryside and villagers become deserted in the many regions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर रैयत reluctant to grow indigo? आंसर है, अंडर द रैयत सिस्टम the indigo planter forced to rayat to sign the agreement or the contract. At time, the villager headman signed the contract on behalf of rayat. Those who signed the contract got cash advices at low rate, increase interest to produce indigo. The loan committed the rayat to cultivate indigo on the least 25% of the area under the holding. On delivering the crop to planter, the rayat was a new loan and cycle started again. Peasant realized that this system of growing indigo was in fact
fact appreciate the prince that they got from the planter for the indigo was very low. The loan through the tempting at first were part a various cycle from which they could not could not escape the planters. Instead the the present cultivate indigo on the most fertile parts of their land, the the peasants performed growing a rice on the best soil. The reason for not wanting the grow indigo was that indigo, with its deep root, exuded the soil rapidly. So, after the indigo harvest, the land could not be used for the sowing rice. Next question है, what were the circumstances which led to eventual collapse of indigo production in Bengal? Answer है, the indigo Rayat of Bengal felt they had the support of local jamidars and village headmans. Their struggle against the forceful to oppressive method to the oppressive method of the indigo planters. They also believed the British government would support them in their struggle. The Lieutenant Governor tour of the region 1859 was seen as a sign of government sympathy, while the magistrates noticed starting that the Rayat would not be compelled to act. Indigo contract was seen as the declaration by the Queen Victoria himself herself. Many intellectuals to support the Rayat by the writing about the misery, the tyranny of the planter, and the horror of the system. In March 1859, thousands of Rayat refused to grow indigo. Worried by the rebellion, the government set up the Indigo Commissions to inquire into the system of indigo the protection. The commission held the planters guild the and criticized them for their coercive method. It declared that indigo cultivation was not profitable for Rayat, and that after fulfill their uh, ex- existing existing contract, they could refuse to produce indigo in future. Consequently, indigo production collapsed in Bengal. Next question देखते हैं. Find out more about the Champaran movement and Mahatma Gandhi's role in it. Answer है, when the indigo production collapsed in Bengal after the revolt of Great Rebellion 1857. The European planter of indigo shifted their operations to Bihar. With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand protections. When Mahatma Gandhi returned from the South Africa, the peasant from Bihar
persuaded him to visit Champaran and the see the plight of the indigo cultivators. Their role of Mahatma Gandhi's visits in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planter. The European planter oppressed the peasant and forced them to grow indigo and sell their product at cheaper rate. Gandhi ji reached Champaran 1917 to witness the miserable conditions of the peasants. The district officials ordered him to leave Champaran, but he refused to comply the order and started the satyagraha. It was victory of Gandhiji. A commission was appointed to examine the activities of the plantation owners, in which Gandhiji was also kept as a member. Next question है, look into the history of either tea or coffee plantation in India. See how the life of workers in these plantations was similar to different from that of workers is in indigo plantations. आंसर है फर्स्ट पॉइंट है account of earlier account of earlier Indian history do not mention the use of tea or its cultivation. We get mentioned by the a Dutch sea traveler 1598 that tea is began eaten as well as drink in India. Second point है in 1824 tea plants were discovered the hill of the Indian state Assam. The British introduced tea cultures tea cultures in India 1836. India had been the top producer of tea nearly a century. Third point है workers in tea plantation were opposed. They were given low wage. There were poor housing and lack of social mobility. For making more profits, the tea planters reclaimed wastelands where the workers had to labor hard to develop plantation. For this, the planter introduced the indentured labor system. The local as well as outside laborers were employed under the contract. There were two types of intern indentured labor: Y system, अरकाटी एंड सरदारी. फोर्थ नंबर देखेंगे अंडर अरकाती सिस्टम unlicensed requirement was carried from Chota Nagpur and other tribals area of the subcontinent. Under the Sardari system, new laborers were employed was those who were early employed in the plantation gardens. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट फिफ्थ, द लेबरर्स हैड टू वर्क हार्ड. द आउटसाइड लेबरर्स हैड टू स्टे द गार्डन फॉर ए longer period.
They were not permitted to meet their family even on occasion. They were exploited in many ways. They were not allowed to leave the plantation garden during the contract period. 6 पॉइंट देखेंगे द laborers in the tea plantation and indigo farming were similar in the way that they were exploited heavily. The profit was made by the owners had the laborers got almost nothing. They were different in the way that, however, was a contract with the planners, but indigo workers were not under indented labor system. Thanks for watching this video. If this video is useful for you and want to stay connected with me, then like and subscribe the Teachers Expo, and don't forget to share with your friends. Thank you.